नमस्कार साथियों। आजकल अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो भारत और चीन इन दोनों की बहुत आलोचना कर रहे हैं। और आलोचना करने का कारण है म्यांमार। देखिए, दरअसल बात है फरवरी 2021 की। तो फरवरी 2021 में म्यांमार में आंग सान सू की सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार अपने आप में थी, जिसे वहां की सेना ने जो है तख्ता पलट कर दिया, आंग सान सू की को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। और तब से लेकर अब तक वहां पर म्यांमार की सेना ने इतने अत्याचार किए हैं। एक सेना अपने आप में कहेंगे देश की रक्षा करने के लिए होती है, लेकिन वहां की सेना अपने ही सिविलियन को बहुत ही बुरी तरह से मार रही है, टॉर्चर कर रही है। और अब तक अटैक्स में तकरीबन 3000 के आसपास लोगों की मौत हो गई, जिसमें से अकेले जो है 200-250 के आसपास छोटे छोटे बच्चे हैं। और ताजा तरीन मामले में जो है म्यांमार ने एक तरह से एयर स्ट्राइक भी अपने लोगों के ऊपर कर दी है। जैसे आमतौर पर एयरफोर्स का, देखिए कहीं पर भी अगर आंतरिक विद्रोह होते हैं तो वहां पर कभी भी टैंक एयरफोर्स नहीं उतार दी जाती है। वहां पर सीधी सी मात्रा में होता यह है कि अगर विद्रोहियों को दबाना है तो सेना जाती है, गोली मारती है, उसी तरह से जो है विद्रोहों को दबाया जाता है। लेकिन म्यांमार दुनिया का एक ऐसा देश बन गया है जो अपने ही लोगों के ऊपर एयरफोर्स से अटैक कर रहा है। ठीक है, तो ताजा मामले को अगर हम जानने का प्रयास करें तो देखिए असल में भारत की ऐसी क्या मजबूरी है। देखिए, भारत और चाइना की आलोचना क्यों हो रही है दुनिया में? भारत और चाइना की आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि तुम दोनों हो पड़ोसी। ये वाला जो पूरा का पूरा इलाका है म्यांमार है, इसके वेस्ट की तरफ, ठीक है, ये वाला इलाका है भारत का पूरा। भारत का जो पूर्वोत्तर की 7 राज्य हैं वो हैं, ये बांग्लादेश है छोटा सा, और ये है चाइना। बांग्लादेश और चलो थाईलैंड, ये तो छोटे छोटे देश ही अपने आप हैं, लेकिन इसके अगल बगल के जो बड़े देश हैं ये क्या है, भारत और चाइना है। और दोनों ने ही जो है म्यांमार की सरकार को पूरी तरह से समर्थन दिया हुआ है। अच्छा साहब, भारत के समर्थन देने का कारण क्या है? देखिए, चाइना तो ठीक है, जो म्यांमार है, असल में म्यांमार पर आज की डेट में इतने सैंक्शंस यूनाइटेड नेशंस ने लगा दिए हैं, अमेरिका ने लगा दिए हैं कि इसका ट्रेड जो है दुनिया के किसी भी दूसरे देश से नहीं हो रहा। इसलिए इसका झुकाव कहीं ना कहीं पूरी तरह से चाइना की ओर अपने आप में है। इसलिए भारत को काउंटर करने के लिए इस म्यांमार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पहला कारण तो यह। दूसरा कारण देखिए, मैं आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि ये वाला जो बॉर्डर है, थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश का इलाका इसमें कट गया है ऊपर से। ये वाला जो पूरा इलाका है ना, हमारे यहाँ से आगे का, ठीक है, सिक्किम और यहाँ से आगे का जो हमारा पूरा इलाका है, ये वाला इलाका कहीं ना कहीं उग्रवादियों से प्रभावित है। ठीक है, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर उग्रवादी हैं। कोई कहता है कि हमारे जितने भी राज्य हैं छोटे छोटे, असल में जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस समय भारत की जो सरकारें थी वो दिल्ली में बैठा करती थी, और इस इलाके पर जो है कोई खास विकास के कार्य उस समय नहीं हो सके थे। और 1962 में जो है चाइना ने बाकायदा यहाँ पर वॉर किया था। उसके बाद भारत सरकार की आंखें खुली कि नहीं, हमको इस इलाके पर भी जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो जब भारत सरकार को लगा कि इस इलाके में हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक यहाँ पर बहुत सारे विद्रोही गुट अपने आप में आ गए थे जो मांग करते थे। क्योंकि देखिए, अब अगर ये वाला इलाका आप देख लो, ठीक है, मणिपुर का इलाका देख लो, मिजोरम का इलाका देख लो, ये भारत से बहुत ही दूरी पर है। अगर इनको दिल्ली आना है तो इतना लंबा चौड़ा रास्ता इनको चाहिए, इनको भी अगर दिल्ली आना तो इतना लंबा चौड़ा रास्ता चाहिए। तो भारत से अपने आप में बहुत दूर थे, और सारे के सारे राज्य मांग करते थे कि हमको अलग राज्य बना जाए। तब जिस समय ये सारे के सारे मांग, कोई कहता था बोडोलैंड बनाओ, कोई कहता था कुकी लैंड बनाओ, छोटे छोटे जो है यहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं, जनजातियाँ रहती हैं, और वो छोटे से इलाके को अलग देश का दर्जा देने की मांग करती है, भारत से अलग होने की मांग करते हैं, और बाकायदा विद्रोह भी करते हैं। और अभी भी ये विद्रोह चल रहे हैं। बहुत सारे पूर्वांचल के इलाकों पर अफसपा अभी भी लगा हुआ है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये लगा हुआ है अभी भी। इसके बहुत सारे थाने चौकियों में ये जो है ये एक्ट लगा हुआ है, और यहाँ की जो पब्लिक है कहीं ना कहीं इस सबका विरोध करती है। और उनके छिपने के लिए जो सबसे बड़ा स्थान है वो ये म्यांमार है। देख लीजिए, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ ये जो यहाँ के लोग हैं इतने अच्छे संबंध नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश अपने आप में एक इस्लामिक कंट्री है। यहाँ के साथ इनके इतने अच्छे खासे संबंध नहीं है। ये लोग, जितने भी लोग हैं, विद्रोह करते हैं। भूटान के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, यहाँ पर अगर ये लोग जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। बांग्लादेश के साथ भी भारत के अच्छे संबंध है, उसको तो बनाया ही भारत ने है, तो यहाँ पर भी अगर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। इसलिए इनके जाने का केवल और केवल एक जगह बसती है, वो है म्यांमार। यानी कि भारत सरकार अगर कोई कार्रवाई इनके ऊपर करती है तो म्यांमार की सीमा के पार चले जाते हैं। और ऐसा भी यहां पर हुआ करता था कि म्यांमार के बहुत सारे टेररिस्ट गुट म्यांमार में भी अपने आप में हैं, वो इन लोगों को फाइनेंशियल हेल्प किया करते थे, इनको हथियार दिया करते थे। इसलिए अगर भारत को अपने इस इलाके को सिक्योर करना है, अगर भारत को अपने इस इलाके में विद्रोहों को कम करना है, यहां पर विकास कार्य करना है, तो भारत के लिए म्यांमार बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले म्यांमार की आवश्यकता मैंने आपको बता दी है कि क्यों हमारे लिए म्यांमार इतना आवश्यक है। अगर भारत को अपने पूर्वांचल के जो 7 राज्य हैं, यहां पर जो विद्रोही गुट चल रहे हैं, जो मांग करते हैं कि हमको अलग राज्य बनाया जाए। नागालैंड का विद्रोह आपने बहुत बड़ा सुना होगा कि किस तरह से यहां पर खून खराबा हुआ था लाल डेंगा के नेतृत्व में। बाद में जब समझौता होता है तो उसके बाद जो है यहां पर शांति आती है, और अभी भी यहां पर बहुत अच्छी खासी शांति है। लेकिन फिर भी बहुत बड़े पैमाने पर
पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं, हम लोग सुनते हैं कि कश्मीर बहुत अशांत है, लेकिन एक अगर आपको आंकड़ा बताया जाए कि कश्मीर में हमारे सैनिकों की कैजुअलिटी उतनी नहीं हुई है जितना इस इलाके में हुई है। ठीक है, ये वाला जो इलाका है यहां पर भारतीय सैनिक ज्यादा शहीद होते हैं कश्मीर की तुलना में। और अगर इस इलाके को और जो नक्सलाइट वाला इलाका हमारे यहां पर है, यानी कि भारत के जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेज है, एक तो नक्सलाइट है, दूसरा इस इलाके की अगर जो हमारे विद्रोही, अगर इन दोनों की तुलना में किया जाए तो कश्मीर में इन दोनों की मात्रा में आधे भी सैनिक हमारे कैजुअलिटी नहीं होते। तो इस चीज को आप देख सकते हैं। तो ये जो इलाका है ये भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए भारत सरकार ने म्यांमार के संबंध में अपनी स्पेशल नीति बनाई है कि म्यांमार में हम किसी भी सरकार को नाराज नहीं करेंगे। हम म्यांमार के किसी भी इंटरनल जो मामला होगा, जो म्यांमार का जो आंतरिक मामला होगा, उस पर हम हस्तक्षेप करेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चुप रहेंगे, बोलेंगे ही नहीं। अब अगर कभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी से अगर दबाव बनता भी है तो भारत सिर्फ एक डायलॉग मारता है कि हम म्यांमार पर नजर बनाए हुए। जिस समय जो है आर्मी ने सत्ता हस्तगत कर ली थी तो उसमें भारत ने बयान दिया था कि हम म्यांमार की जो स्थितियां हैं उस पर नजर देखे हुए हैं और ये करेंगे। तो चाहे यहां पर अगर लोकतांत्रिक सरकार आए तब भी भारत का स्टैंड वही रहता है, अगर चाहे यहां पर आर्मी आए, बहुत लंबा शासन यहां पर आर्मी का है म्यांमार में अपने आप में, तो जब आर्मी का शासन आए तब भी भारत वही रखता है। ठीक है, यानी कि भारत जो म्यांमार के आंतरिक मामले हैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करता है। और अगर भारत म्यांमार की आर्मी के शासन की आलोचना करता है तो आप समझ लीजिए कि अगर वहां पर फ्यूचर में डेमोक्रेटिक अगर पार्टी सत्ता पर आती है, आंग सांग सू की दोबारा से जो है वहां पर प्रेसिडेंट निर्वाचित होती है, तब भी वहां की सेना भी जो है ना पाकिस्तान की तरह है बिल्कुल। वहां की सेना के पास बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं, सरकार के पास पावर्स कम होती है, सेना के पास ज्यादा पावर्स होती है। और अगर सेना के साथ भारत पंगा लेता है तो कहीं ना कहीं वो इन इलाके के जो विद्रोही हैं, भारत के इन इलाके के जो विद्रोही हैं, इनको अपने यहां पर शरण देने लग जाए, उनको अगर हथियारों की सहायता करने लग जाए तो भारत के लिए अपने आप में स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। इसलिए भारत के लिए म्यांमार और जो इसके पड़ोसी जो आपको दिखाई दे रहे होंगे वो इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है साहब चाइना को काउंटर करना। अगर म्यांमार की बात करते हैं तो यहां पर अगर भारत है तो इतना बड़ा बॉर्डर इसका चाइना के साथ लगता है। अगर भारत के लिए अगर फायदे की बात करें तो भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो म्यांमार है यहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आ जाए, यहां पर आंग सान सू की हो चाहे कोई भी नेता हो, उसकी सरकार ने लोकतांत्रिक सरकार अगर म्यांमार में बनती है, सेना का शासन अगर म्यांमार में खत्म होता है, तो कहीं ना कहीं जो म्यांमार अभी पूरी दुनिया से आइसोलेट हुआ है, पूरी दुनिया ने इस पर सैंक्शंस लगाए हैं और अब ये पूरी तरह से चीन के गोद में बैठ गया है। ठीक है, आप देखेंगे अगर पूरी दुनिया से अगर इसको पैसा नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है भारत भी नहीं देगा, क्योंकि भारत अगर इसको पैसे देने लग जाए, म्यांमार को अगर फाइनेंशियल हेल्प करने लग जाए, तो अमेरिका, यूरोप और दुनिया की नज़रों में आ जाएगा कि जिस पर हमने सैंक्शंस लगा रखे हैं उसके साथ भारत व्यापार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा म्यांमार है चाइना की गोद में न बैठ जाए। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम है कि म्यांमार को पूरी दुनिया में आइसोलेट होने से बचाना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो लोकतांत्रिक सरकार है अगर वो सत्ता में आती है तो म्यांमार के ऊपर से सैंक्शंस हट जाएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं चाइना का प्रभुत्व इस पूरे इलाके में कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं अपने आप में। एक छोटा सा एग्जाम्पल और आपको देना चाहता हूँ। ये जो बहुत सारे विद्वान लोग होते हैं वो अपने आप में कहते हैं कि साहब श्रीलंका भारत को धमका देता, भारत जवाब नहीं देता, नेपाल भारत को धमका देता, भारत जवाब नहीं देता। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं। भूटान के साथ तो खैर भारत के बहुत अच्छे संबंध है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये वाला इलाका नेपाल है, नेपाल का भी मेरे पास पूरा मैप मेरे ख्याल से मैं रखना अपने पास भूल गया हूं। अगर देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका नेपाल है, इतना बड़ा, ये पूरा उत्तराखंड से शुरू होता है, यूपी, बिहार और यहाँ पश्चिम बंगाल तक पूरा यहाँ पर फैला हुआ। आप सोच लीजिए अगर भारत नेपाल के साथ किसी तरह की दुश्मनी रखता है, नेपाल के साथ अगर अच्छे संबंध नहीं रखता है, इसके ठीक ऊपर पे चाइना है, अगर ये नेपाल चाइना को बिल्कुल इस पॉइंट पर बैठा दे तो क्या होगा? ठीक, इस पॉइंट पर नीचे ये जो पॉइंट है अगर यहाँ पर बैठा दे तो क्या होगा? आप देखेंगे अगर यहाँ पर बैठा देगा तो पतला सा इतना छोटा सा रास्ता है, इस पर चाइना आसानी से नजर रख लेगा। ठीक है, तो ये अपने आप में सिक्योरिटी लैप्सेस हमारे देश में है, जो हमारे देश में छोटे छोटे हमारे अगल बगल के पड़ोसी हैं, ये भारत के लिए बहुत काम के हैं, स्ट्रेटेजिक हैं और कूटनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत को समय समय पर इनको क्या देता है? फाइनेंशियल एड देता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है। जितनी फाइनेंशियल हेल्प चाइना करता है लगभग उतनी ही भारत भी करता है। तो इसलिए ये इलाके जो है भारत के लिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए भारत म्यांमार के मसले पर कुछ भी बोलने से पहले सोचता है और म्यांमार की जो इंटरनल अफेयर्स है उस पर कोई किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करता है। एक बार तो म्यांमार ने क्या कर दिया, हमारा जो ये वाला इलाका है भारत की सीमा के अंदर आकर यहां पर एयर स्ट्राइक करके जो है अपने विद्रोहियों को मार डाला, अपने सिविलियंस को। क्योंकि देखो यहाँ के जो सिविलियंस हैं, ये जो आपका मिजोरम है, मिजोरम और यहाँ की सीमा बिल्कुल मिलती जुलती है। जैसे हमारे यहाँ पर हमारे आसपास जैसे जहाँ पर हम लोग रहते हैं, एक गांव भारत में है तो एक गांव जो है इधर है। ठीक है, वहाँ म्यांमार में है, लोग बिल्कुल एकदम कनेक्टेड हैं, वहाँ की शादियाँ भी होती हैं एक दूसरे के इलाकों में। ठीक है, सीमा बॉर्डर भी कोई अच्छे से नहीं बना हुआ है और एकदम मतलब बहुत ही कॉमन है। तो वहाँ के लोग जब भारत की सीमा में आ गए तो म्यांमार वालों ने भारत की सीमा में घुसकर इनको मार डाला, तब भी भारत ने कोई खास बयान इस पर नहीं दिया था। कारण वही है कि भारत और म्यांमार के बीच में समझौता है, अगर हमारे यहाँ के विद्रोही तुम्हारे यहाँ पर
आएंगे तो भारत जो है कार्रवाई कर सकता है, और अगर म्यांमार के विद्रोही भारत के इलाके में आए तो भारत कार्रवाई कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इस बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए भारत के लिए म्यांमार अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है। अच्छा साहब, ताज़ा मामला क्या है? ताज़ा मामला असल में ये है कि ये जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, फरवरी 2021 में सरकार जो सेना है उसने सरकार को हस्तगत कर लिया था, और जो है 3000 सिविलियन जो है अब तक वहाँ पर मारे जा चुके हैं, और बहुत ही बुरी स्थिति अभी म्यांमार की बनी हुई है। और ये सब देखिए म्यांमार जुनता, ठीक है, जुनता का मतलब है सेना, ठीक है, जनता का मतलब होता है लोग, लेकिन JUNTA जुनता का मतलब होता है सेना। तो म्यांमार की जुनता ने जो कांड कर रखे हैं वो बहुत ही खतरनाक, एकदम हॉरर अपने आप में देखने को मिल रहे हैं। दरअसल ताज़ा मामला ये था कि ये एक इलाका था, ठीक है। अब जब म्यांमार में सेना ने सत्ता हस्तगत कर ली है तो जहां पर भी सत्ता होती है उसका एक विरोधी होता है। तो यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई, उसको नाम दिया NUG, ठीक है, NUG, इसका नाम है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। ये कहते हैं कि म्यांमार ने अगर सत्ता हस्तगत कर रखी है सेना ने तो हम क्या हैं, उसके विपक्षी हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं, एक सरकार होती है, दूसरा प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष होता है। जैसे अभी विपक्ष में आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी ये सब है, और सरकार में BJP है। तो जहां पर भी सरकार होती है वहां पर एक विपक्ष होता है। अब म्यांमार में सरकार ने सत्ता हस्तगत कर रखी है तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ये कहती है कि हम क्या हैं, विपक्षी हैं। हम जो है शांतिपूर्वक तरीके से जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, लोगों को, हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं इनको हम अवेयर करेंगे कि वो सेना के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करें, डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करें, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें, ताकि सेना जो है बहुत जल्द इलेक्शन कराए और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वहाँ पर बहाल हो। तो इसी की एक इकाई है PDF, पीपल्स डिफेंस फोर्स, जो यहाँ के लोगों की रक्षा करती है अन्याय अत्याचारों से। तो इसी के एक ऑफिस का उद्घाटन हो रहा था यहाँ पर, म्यांमार के भारत की सीमा के साथ ही लगता हुआ इलाका है, यहाँ पर इसका उद्घाटन हो रहा था, जहाँ पर म्यांमार की आर्मी, अब सोचिए अगर मान लीजिए पुलिस भेजती, अपनी आर्मी भेजती, इलाके को चारों ओर से घेरती और उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दी, ये तो एक चलो मान लेते हैं विद्रोह को दबाने का तरीका ही भी है, तो चलो ठीक है। इन्होंने क्या किया, न तो गोलीबारी की, सीधा एक फाइटर प्लेन ऊपर से आता है और एक बम यहां पर गिरा करके चला जाता है। और बम में क्या होता है कि ये इतनी बढ़िया बिल्डिंग यहां पर बनी हुई थी, बहुत बड़ी, और ये इस तरह से हो जाती है और बहुत सारे लोग इस अटैक में मारे जाते हैं। इतना ही नहीं, सेना रुकती है, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी भीड़ लग जाती है, एक हेलीकॉप्टर ऊपर से आता है और वो हेलीकॉप्टर जो है दनादन जो है गोलियां नीचे बरसाता है, इसमें और ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात बताएं तो शुरुआत में 2-3 दिन पहले का मामला था, ये 54-55 के आसपास लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब ताज़ा आंकड़ा जो है 151 के आसपास तक पहुंच चुका है, जिसमें 33 जो है छोटे छोटे बच्चे थे। अब आप सोच सकते हैं कि क्या 33, जिस जगह पर 33 छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या वो इनके खिलाफ विद्रोह की प्लानिंग थोड़ी ना बनाएंगे? तो एयर स्ट्राइक इन लोगों ने की और इतनी बुरी तरह से की कि 33 जो है छोटे छोटे बच्चे जो है इसमें मारे गए हैं। और जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, अपोजिशन है यहाँ पर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, इसने भी इसको जो है हीनियस एक्ट बाय द टेररिस्ट मिलिट्री। देखो दुनिया के जितने भी देश होते हैं सेना का सभी सम्मान करते हैं, सेना का काम होता है अपने देश की रक्षा अपने दुश्मनों से करना, लेकिन म्यांमार में इसका ठीक उलट हो गया है। म्यांमार में जो सेना है वो लोगों पर इतने अत्याचार कर रही है, इतने हीनियस एक्ट कर रही है, तो इसको जो अपोजिशन है वहां पर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, उसने NUG ने कहा है कि हीनियस एक्ट बाय द टेररिस्ट मिलिट्री, यानी कि वहां के लोग मिलिट्री को क्या कहने लगे हैं, टेररिस्ट। ये क्या है, आतंकवादी है। इनोसेंट सिविलियंस पर जो है वॉर क्राइम्स किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा, तो इतना ही है इसमें। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जितनी भी बातें मैंने आपको म्यांमार के संबंध में बताई हैं आपको ठीक ढंग से जो है समझ में आ गई होंगी, और म्यांमार में किस तरह से अन्याय अत्याचार चल रहे हैं और इस अन्याय का दौर कब खत्म होगा, कब म्यांमार में जो सरकार जैसा कि 2021 में तख्ता पलट करने का वादा इसके उद्देश्य से करके आई थी कि हम यहाँ पर इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि उस समय के इलेक्शन फेयर नहीं थे। आंग सान सू की, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है शांति के लिए, हालांकि बाद में उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी जब यहाँ से रोहिंग्या मुस्लिम्स को मारा गया, वो यहाँ बांग्लादेश में आए, भारत में भी आए, और कहीं ना कहीं इस समय आंग सान सू की बड़ी आलोचना हुई थी। दुनिया के बहुत सारे एकेडमी जिन्होंने इन्हें अलग अलग प्राइज़ दिए थे उन्होंने अपने प्राइज़ वापस ले लिए। नोबेल प्राइज़ भी इनसे छीनने का मामला सामने आया था, लोगों ने मांग की थी कि इन्हें नोबेल प्राइज़ जो है इनसे वापस लिया जाए क्योंकि डिज़र्व नहीं करते हैं। तो हालांकि वो बाद में कुछ हुआ नहीं था। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर आर्मी के स्थान पर अगर यहाँ पर कोई लोकतांत्रिक सरकार सत्ता में आती है, और जैसे ही लोकतांत्रिक सरकार सत्ता में आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है म्यांमार के ऊपर से सैंक्शंस हट जाएंगे और म्यांमार जो है दुनिया के साथ फिर से जुड़ जाएगा जो अभी आइसोलेट हुआ है। और अगर लंबे समय तक म्यांमार आइसोलेट रहता है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस हो जाएंगी। ये पूरा का पूरा म्यांमार जो है चाइना की गोद में न चला जाए, इस बात का भारत को डर रहता है। इसलिए भारत जो है म्यांमार के इंटरनेशनल मैटर्स पर कोई भी कमेंट नहीं करता है। म्यांमार ही नहीं, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका हो, कोई भी देश हो, किसी भी देश के इंटरनल मैटर्स पर भारत कमेंट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे देश भारत के पड़ोसी जो चाइना है और पाकिस्तान है,
कहीं ना कहीं इनके साथ अगर भारत का वॉर होता है, इनके साथ किसी भी तरह का थ्रेट होता है, तो उसमें भारत की हेल्प करने के लिए अपने बॉर्डर के माध्यम से बहुत ही उपयोगी है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन में जो जो भी बातें बताएं आप अच्छे से समझ पाए हों। तो आज की वीडियो बस इतना ही है, बने रहिए चैनल पे, धन्यवाद।